देखिए, ये हमारे चैनल का फर्स्ट लेक्चर है और हमारा मुख्य पर्पज़ जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाने का है। तो केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ाना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री के बेसिक्स पर होगा और केमिस्ट्री का ओवरव्यू क्या है और केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगा। और केमिस्ट्री की कितनी सारी ब्रांचेज़ हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा और क्यों केमिस्ट्री अन्य सब्जेक्ट की तुलना में बेस्ट मानी जाती है, वो सब आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर में। तो ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे इस लेक्चर में। फ़िलहाल सबसे पहली हेडिंग मैंने केमिस्ट्री डाल रखी है। तो ये केमिस्ट्री क्या है, तो जैसा कि लिखा है, केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ स्टडी ऑफ द मैटर एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड इट्स चेंजेस। ठीक है, तो बस इसमें यही कह रहा है कि जो केमिस्ट्री है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, साथ ही उन पदार्थों के केमिकल चेंजेस का भी अध्ययन करते हैं, साथ ही उन पदार्थ में जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का भी अध्ययन करते हैं कि कोई पदार्थ किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब है केमिस्ट्री स्पेशली। ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है लाइनस पॉलिंग, उन्होंने केमिस्ट्री को एक अलग हिसाब से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो केमिस्ट्री होती है वो पदार्थों के गुणों और प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुणों, और गुण में आ गया रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों आ गया। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों आ जाता है। और इसमें पदार्थों के स्ट्रक्चर्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पदार्थों के ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है उसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उसमें ये भी कहा जाता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इसमें द केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड bond breaking takes place in a chemical reaction. So that's are all old definition, but this is the modern definition that the chemistry is the branch of science which deals with the study the properties and structures and the transformation of the compound. मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों और उनके स्ट्रक्चर्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अब ये केमिस्ट्री समझ में आ गया क्या है। केमिस्ट्री जो है पदार्थों के गुण, पदार्थों के स्ट्रक्चर और पदार्थों के ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद में अगली हेडिंग आती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री तो हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री है क्या, तो अब अगली हेडिंग है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो देयर आर 4 मेन ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की मुख्यतया 4 ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, उनके बाद में अन्य ब्रांचेज क्या होती हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी जो मुख्य ब्रांच है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चौथी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की जो मेनली आपको पढ़नी रहती हैं लोअर क्लासेस से एडवांस क्लासेस तक। CSIR, नेट गेट और जो भी आप PhD वगैरह करते हैं उन सब में आप बस यहीं तक आपकी बाउंड्री होती है और यहीं तक आप केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसको मैंने लिख रखा है PC, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल इसमें क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैटर, और फिर क्या, लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ETC ऑन द रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो होता है हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैटर, मतलब किसी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं, पदार्थों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं और उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
वो मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ठीक है, कि उसमें कोई केमिकल जो कंबाइन होता है तो उसमें विभिन्न रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए किसी केमिकल कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और उसमें मेनली 4-5 केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल हैं, वो बताए जाएंगे। तो उसके ज़रिए आप केमिकल्स के निर्माण के बारे में कुछ जान पाएंगे कि हाँ केमिकल का निर्माण कैसे होता है। तो वो मैं बाद में चर्चा करूँगा। फ़िलहाल अगला है कि इसमें केमिकल जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इसमें जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर, प्रेशर और, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव होता है। मतलब किस प्रकार से टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में चेंज लाने से रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से चेंज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें आप टेम्परेचर घटा बढ़ा रहे हो तो जो रिएक्शन का रेट है वो जो है वो प्रभावित हो जाता है, या फिर प्रेशर को आप इधर उधर करोगे तो भी रिएक्शन का रेट जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने में जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का प्रभाव होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अब मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं और किसी रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये मेनली फिजिकल केमिस्ट्री होती है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मैंने लिख रखा है IC। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें लिखा है एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। बस इतना ही लिख लीजिए। क्या, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। इसमें हम जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं और उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब एलिमेंट्स आज तक कितने रिसर्च हुए हैं, मेनली 118, ठीक है, जो कि आपको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में दिखाए गए हैं। उन सभी एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उनके जो भी कंपाउंड, जैसे कि कुछ भी हो, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड तैयार होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कह सकते हैं और जल भी कह सकते हैं। और मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो कॉम्बिनेशन के दौरान जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कापी पर। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन शायद आप लोगों को ना पता हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड आफ्टर द रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन और more than one hydrogen in an hydrocarbon and substituting the hydrocarbon for by the other element, we get another compound. That compound is called as the hydrocarbon derivative, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन ये चीज़ है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का जो संयोग है या कॉम्बिनेशन है वो सब हाइड्रोकार्बन है। और उस हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन हटा दीजिए और हाइड्रोजन की जगह पे अन्य एलिमेंट्स या फिर ग्रुप आप ऐड कर दीजिए, जैसे फिर OH या फिर हेलोजन वगैरह, तब जो नया कंपाउंड प्राप्त होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे। जैसे कि ये क्या है, CH4, तो CH4 है मेथेन और ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन आप माइनस कर दीजिए और एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 और एक हाइड्रोजन हटाया तो H4 से H3 हो गया और उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये एक नया कंपाउंड बना। इस कंपाउंड को आप हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हो और इसको
जनरली कहा जाता है एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब इसी X की जगह पे अब जैसे OH जोड़ते हो तो OH अगर जोड़ोगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हाइड्रोजन को अलग अलग ग्रुप या एटम से रिप्लेस करके हम अलग अलग हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में तीसरी ब्रांच, ठीक है, हमने फिजिकल के बारे में चर्चा कर लिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक के बारे में चर्चा कर लिया, ऑर्गेनिक के बारे में चर्चा कर लिया, और चौथा ब्रांच जो आपका है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री ये क्या है, इन अ गिवन सैंपल ऑफ द केमिकल्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये आप ऐसे नहीं जान पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई सैंपल दिया गया, जैसे आपको मान लीजिए ये ब्लड दे दिया गया, लैब में आपको ब्लड दे दिया गया, ठीक है। अब ये जो लैब में आपको थोड़ा सा ब्लड दिया गया है इसको हम कहते हैं सैंपल। क्या कहते हैं? सैंपल, ठीक है। अब इस सैंपल में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का अध्ययन, ठीक है। जैसे कि इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, क्या चीज़, प्लेटलेट्स कितना है, ठीक है, प्लेटलेट्स कितना है, WBC कितना है, RBC कितना है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट जो ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट हैं, जिन कंपोनेंट्स से मिलकर आपका ब्लड सैंपल बना है, ठीक है। इस ब्लड में आपने क्या किया, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, WBC, RBC और जितनी भी मतलब इसमें ब्लड में कण होते हैं उनका आपने एनालिसिस किया। तो उसमें बताया कि ये इतना है, इसका काउंट इतना है, इसका काउंट इतना है, मतलब अलग अलग कंपोनेंट का आपने मात्रा निकाल लिया कि इस ब्लड में इतनी मात्रा में ये है, इतनी मात्रा में ये है, इतनी मात्रा में ये है। तो आपने मात्रा बता दी ना। तो जब आप किसी सैंपल में कंपोनेंट्स की मात्रा बता देते हैं तो इस प्रकार का जो एनालिसिस होता है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, किसी सैंपल में कंपोनेंट की मात्रा अगर आप बता ले जाते हैं तो ऐसा जो एनालिसिस है उसको हम कहते हैं क्या नाम है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो क्वांटिटी की मात्रा, जब हमें क्वांटिटी के बारे में पता चल जाता है सैंपल की एनालिसिस के बाद, अगर क्वांटिटी की मात्रा के बारे में पता चल जाता है तो ऐसे एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। और दूसरा है क्वालिटेटिव। हमने कहा क्वालिटेटिव इन दिस टाइप ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, वी डिटरमाइन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, इन अ गिवन सैंपल, ठीक है। तो ये हमने जैसे अभी कहा कि ब्लड सैंपल हमने लिया था, ब्लड में हमने हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी बता दी, RBC की मात्रा इतनी बता दी, WBC की मात्रा इतनी बता दी, मतलब अलग अलग कंपोनेंट की मात्रा हमने बता दी। तो ये जो एनालिसिस है इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स इन द गिवन सैंपल, ठीक है। अब अगला जो हमने कहा क्वालिटेटिव, इसमें अब क्वांटिटेटिव मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो हमने लिख रखा है ये आपको पता चल गया होगा। अब जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में बस हम इतनी चीज़ों के बारे में पता कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। ये नहीं बता पाते हैं कि कितनी मात्रा में है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है। अब इसका हमने एनालिसिस किया, इस सैंपल का एनालिसिस किया, एनालिसिस करके हमें पता चला कि इसमें CH3COOH है, ठीक है। और क्या है, और हमें पता चला कि इसमें NaOH भी है, ठीक है। और क्या पता चला, इसमें शुगर भी है, क्या है, शुगर भी है, ठीक है, इसमें शुगर भी है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चला, इस सैंपल का हमने एनालिसिस किया, इस सैंपल का एनालिसिस किया तो इस सैंपल में हमें पता चला कि इसमें CH3COOH है, ठीक है, CH3COOH है, NaOH है और शुगर है, ठीक है, मतलब एसिड है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में शुगर है, ये सब चीज़ें इस सैंपल में पड़ी हुई हैं। तो हमने
मतलब इसका एनालिसिस किया और बता दिया कि ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार का एनालिसिस जो है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ा सा हम गेस करते हैं कि हाँ इसमें CH3 जो है इसकी मात्रा सबसे कम होगी, उसके बाद में NaOH की उससे कम होगी, उसके बाद में शुगर की उससे कम होगी, ठीक है। तो हम इसमें इस प्रकार से बताते हैं कि एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ इतनी ज़्यादा है, ये चीज़ इतनी कम है, लेकिन हम उसकी मात्रा एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं। जैसे कि CH3COOH, ठीक है, ये 50 ग्राम है और NaOH जो है ये 10 ग्राम है और शुगर जो है ये 5 ग्राम है। इस प्रकार से हम क्वांटिटी नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये बता ले जाते हैं कि इसमें इस सैंपल में ये चीज़ है, साथ में ये भी चीज़ है, साथ में ये भी चीज़ है, और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये होगी, उसके बाद में थोड़ी उससे कम मात्रा में NaOH होगा, उससे कम मात्रा में शुगर होगा। तो इस प्रकार के एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस is the confirmation that the substance is present in the sample, but the qualitative analysis does not provide the perfect information about the quantity of the substance which are present in the sample, ठीक है। But quantitative analysis is the analysis where all the components are recognized in the sample and the amount of the sample amount of the component is also, ठीक है, स्पेसिफाइड इन द गिवन सैंपल, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम मात्रा भी बता देते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम मात्रा नहीं बता पाते हैं, बस इतना बता पाते हैं कि इसमें ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें मात्रा नहीं बता पाते हैं। तो मेरे ख्याल से एनालिटिकल केमिस्ट्री अब समझ में आई होगी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल, ठीक है। किसी दिए गए सैंपल के अंदर हम पदार्थों की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू की गणना करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ मेरे ख्याल से हो गया। तो मेन ब्रांच हमने 4 बताई। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की 4 मुख्य ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 4 ब्रांच जो हैं यही मुख्य हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो लिखा है सम स्पेशल ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहली स्पेशल ब्रांच क्या है, ठीक है, तो वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ दोज सब्सटेंसेज विच आर रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। हम इसमें ऐसे सब्सटेंसेस का अध्ययन करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हमसे, ठीक है, हम क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमसे जो केमिकल्स रिलेटेड होते हैं उन केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे और इंसान, ठीक है, और जानवर, इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इन केमिकल्स से संबंधित चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो होती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल्स रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोसेस एंड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित जो भी केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगली है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्लियर है, हम ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं या हम ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस का अध्ययन करते हैं विच आर यूज्ड इन द क्योर ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द डेंजरस डिजीज़, ठीक है। तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है इसमें अब क्लियर हो गया, हम उन केमिकल्स का अध्ययन करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे हमने क्या नाम है, लुपिसलाइड का उपयोग किया बुखार के इलाज के लिए, ठीक है। हमने जेंटामाइसिन का उपयोग किया, एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है, ठीक है। जीरोडॉल SP का यूज़ किया, बहुत ही भयंकर दर्द की दवा है, ठीक है। और जैसे कि हमने ओफ्लोकेम OZ का उपयोग किया, तो ओफ्लोकेम OZ जो है ये एक प्रकार का ऐसा एंटीबायोटिक है जो अमीबा वगैरह पे काम करता है, जो कि पेचिस या फिर डायरिया का रीजन होते हैं। तो इन सब बीमारियों के इलाज के लिए
जो हैं हम इन सब विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जैसे कि ओफ्लोकेम, ओजेड या फिर नारफ्लॉक्सटीजेड आदि टाइप के केमिकल्स का उपयोग करते हैं और हम उन बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। आजकल तो कैंसर के इलाज के लिए भी मेडिसिन्स रिसर्च की जा चुकी हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम केसेस में समस्याओं को हल कर देती हैं, ठीक है। तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, इनमें हम उन केमिकल्स का अध्ययन करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब अगली है सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। अगली क्या है? सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो ये सॉइल इसमें क्या करता है कि इसमें हम एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल्स फॉर द इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी फॉर द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी जो होती है फील्ड की उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसमें क्या कौन से जो मिनरल्स हैं वो कम मात्रा में है, कौन से ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो हम उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब उनका एडजस्टमेंट कर देते हैं, जैसे हमने ये क्या नाम ये हमारी फील्ड है, ठीक है, ये हमारी फील्ड है और इसमें जो मिट्टी है उसमें हम मान लीजिए धान की रोपाई करते हैं। धान मान लीजिए तीन क्विंटल पर बीघा के हिसाब से उपज देता है, ठीक है, 3 कुंटल पर बीघा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि भाई 3 कुंटल पर बीघा का मतलब है कि जो उपज है वो बहुत कम है, ठीक है, जो उपज है वो बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से केमिस्ट के पास मिट्टी को लेके जाएंगे, केमिस्ट को मिट्टी देंगे कि सर ये बताइए कि जो हमारे धान की उपज है वो थोड़ी कम हो रही है, तो क्या दिक्कत है। तो क्या करेगा, आपकी मिट्टी जो है, ये आपने जो मिट्टी दी है इसका अध्ययन करेगा। तो इसमें उसे पता चलेगा कि इसमें क्या नाम है नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह या फिर अमोनिया वगैरह या फिर क्या नाम है जैसे कि उसमें और सारे मिनरल्स हो सकते हैं, पोटास वगैरह, ठीक है, पोटास वगैरह, इन सब के बारे में अध्ययन करेगा, जो भी मिनरल्स हैं इस मिट्टी में, और उन मिनरल्स का अध्ययन करेगा और अध्ययन करके बताएगा कि जिसमें जो पोटास की लोअर वैल्यू है 5 है, ठीक है, और NH3 की जो लोअर वैल्यू है वो 5 है और N2 की जो लोअर वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। लेकिन जो आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी का जो N2 का लेवल है वो 2 पे चला गया है और अमोनिया का लेवल 5 से 3 पर चला गया है और जो पोटेशियम है इसका लेवल जो है वो 5 से 2 पर चला गया है, ठीक है। तो इतने पर मतलब मिनरल्स के इतने लेवल पर तो उपज बहुत अच्छी है, ठीक है, इतने लेवल पर तो उपज बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी मिट्टी में जो मिनरल्स का लेवल है वो कम हो गया है। तो आप ऐसा करिए, आप मार्केट से जाइए और इन सब चीज़ों को इन तत्वों को इतनी मात्रा में इसमें डाल दीजिए ताकि आपकी जो मिट्टी है इसमें जो केमिकल्स का जो लेवल्स है वो लेवल मैच कर जाए, ठीक है। जो होना चाहिए रियल में मटेरियल्स का लेवल वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को, इन केमिकल्स को लेके मार्केट से ख़रीदिए और जाके अपनी फील्ड में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस मिट्टी पर जब उपयुक्त मात्रा में केमिकल्स हो जाएंगे तो इसकी उपज बढ़ जाएगी। तो क्या करता है किसान, यहाँ से मतलब चीज़ों को समझ के और दुकान से जाता है और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जैसे कि यूरिया या फिर पोटास वगैरह को लेके जाता है और अपनी फील्ड पे डाल देता है और फील्ड पर डाल देता है। तो जो केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी हुई होती है वो पूर्ति हो जाती है। फिर जब हम धान की रोपाई करते हैं तो हमको 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से उपज मिलने लगती है। तो इस प्रकार से उपज बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो ये सॉइल और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसमें हम जो मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी, उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब ट्रीटमेंट आप लोग जान पाए, जैसे हमने सबसे पहले जो केमिस्ट है उसको जाके अपनी मिट्टी दी, तो उसने इस मिट्टी का अध्ययन किया, ठीक है, इसने इस मिट्टी का अध्ययन किया है कि इसमें इतनी इतनी मात्रा में ये चीज़ें होनी चाहिए और इतनी इतनी मात्रा में है, तो उसने अध्ययन कर दिया, ठीक है। अब अध्ययन के लिए उसने ट्रीटमेंट बता दिया कि आप दुकान से जाइए और ये मिनरल्स ले लीजिए और पर बीघा के हिसाब से इस हिसाब से इसमें डाल दीजिए।
तो जो ये जो मिनरल्स की कमी है ये पूर्ति हो जाएगी, फिर खेत की उपज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें बस यही चीज़ है जो हमने लिखा है सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल फॉर द इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी फॉर द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, और जब ट्रीटमेंट करेंगे तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उपज है, वो बढ़ जाएगी फॉर द बेटर क्रॉप, फॉर द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप। जैसे पहले यील्ड कितनी थी, पर बीघा में 3 कुंटल थी, तो हमने जब इस मिट्टी का ट्रीटमेंट किया तो अब यील्ड कितनी हो गई, 6 कुंटल पर बीघा, ठीक है। तो इसमें फर्टिलिटी मतलब उपज को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। और किसके लिए, फॉर द बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। पहले यील्ड कितनी थी, 3 कुंटल पर बीघा, लेकिन अब यील्ड कितनी है, 6 कुंटल पर बीघा। तो इस प्रकार से क्रॉप की यील्ड को बढ़ा देते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो द सॉइल एंड एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, वेयर आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल वी इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड वी फाइंड बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद में जियो केमिस्ट्री, अगली ब्रांच केमिस्ट्री की है जियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो जियो केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम नेचुरल सब्सटेंसेस का अध्ययन करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम। तो इस केमिस्ट्री में हम खनिज और अयस्कों का अध्ययन करते हैं, साथ में जो कोल्स होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, और पेट्रोलियम जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पेट्रोलियम के अंतर्गत सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और जो एलपीजी गैस है, ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आ जाती हैं। कोल तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सब कोल वगैरह और ये सब इन सब पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत उसको हम जियो केमिस्ट्री कहते हैं। तो जियो केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस सच एज मिनरल्स, ओर्स, कोल्स एंड द पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा जियो केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है ये क्या है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, डील्स विद स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल केमिकल्स एट द लो कॉस्ट एंड एट द लार्ज स्केल, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है हम उन केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं जिन रिएक्शन के जरिए हम लार्ज स्केल पर उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उनमें कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करेंगे और उन रिएक्शन के ज़रिए हम प्रोडक्ट्स का उत्पादन करेंगे एक बड़े पैमाने पर, जिसमें हमें कास्ट भी कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस एट द लार्ज स्केल बाई द लो कास्ट, ठीक है। और उसके बाद में न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। तो ये सब आप लोग धीरे धीरे जान पाएंगे। इसमें जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शन का अध्ययन करते हैं। तो ये एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन का अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियाई, ठीक है, एक न्यूक्लियाई जैसे ये है, ये टूट जाता है, ये टूटने के बाद में ये प्लस बी देता है, ठीक है। और ये जो तैयार होते हैं, ये जो होते हैं अलग अलग न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का भी अध्ययन करते हैं और उनके आइसोटोप का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शन का भी अध्ययन करते हैं। तो ये होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद में स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, ठीक है, अगली हेडिंग स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्निक्स, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स का यूज करेंगे और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर का एल्यूसिडेशन करेंगे, उनके स्ट्रक्चर जो हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है, इस अमोनिया के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की टेक्निक का यूज करेंगे, और उन टेक्निक्स का यूज करेंगे तो हम पता पाएंगे कि अमोनिया जो है पिरामिडल है, क्या है, पिरामिडल है।
तो हमने अमोनिया को ऐसे नहीं बता दिया पिरामिडल है, हमने बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया है और उन टेक्निक्स का यूज करके हमने इसका स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। तो द टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, नाम से ही क्लियर है भाई। केमिकल्स का जो स्ट्रक्चर है उनका अध्ययन करेंगे जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब अगली ब्रांच पे आ जाते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? तो पॉलीमर केमिस्ट्री जो है ये उन कंपाउंड्स का अध्ययन होता है जिनमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास 1 लाख के बराबर होता है या तो 1 लाख से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो विशेष प्रकार के कंपाउंड्स, ठीक है, विशेष प्रकार के कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास 1 लाख ही कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होता है, उन कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है। तो वो जो ब्रांच होती है उसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी द कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट मोलर मास इक्वल टू 1 लाख आर ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ है पॉलीमर केमिस्ट्री। अब उसके बाद में ल्यूमिनो केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ल्यूमिनो केमिस्ट्री ये स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द रिवर वाटर एंड द वाटर रिजर्वायर, ठीक है। वाटर रिजर्वायर और रिवर से संबंधित जो भी केमिस्ट्री है वो सब क्या है, ल्यूमिनो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये ल्यूमिनो केमिस्ट्री। उसके बाद में फाइटो केमिस्ट्री क्या है? फाइटो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच वी स्टडी द प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें जो प्लांट्स की केमिस्ट्री होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस को हमने अध्ययन किया, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में ये प्रोसेस किन किन पदों से होकर गुजर रही है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो फाइटोकेमिस्ट्री होता है। तो फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम प्लांट्स में जो भी रिएक्शंस होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये होती है मेरे लिए केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज मैंने केमिस्ट्री के बारे में आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब अगली लेक्चर जो है उसमें अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मैटर के बारे में। तो ये केमिस्ट्री चीज़ पता चल गई होगी और इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद में अब आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री का स्कोप इतना क्यों है, ठीक है। देयर इज़ नो एनी ब्रांच ऑफ द साइंस विच हैव सो वास्टनेस, ठीक है। मतलब इतनी वास्टनेस तो किसी भी साइंस में है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो आपकी केमिस्ट्री है वो बहुत ही यूजफुल हो जाती है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री अगर आप दिल लगा के पढ़ते हैं तो आपके सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांच आप देख चुके हैं, ठीक है। कितनी ब्रांचेज़ हैं, असंख्य ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। आप किसी भी ब्रांच में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट दूंगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देख लीजिए। Okay, thanks for watching the video, and my request for all the viewers that please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.